चलो देखो, साउथ इंडियन किंगडम में जो सेकंड पार्ट है, साउथ इंडियन किंगडम में सेकंड पार्ट में हमारे पास बेटा तीन डायनेस्टी बची हैं। एक चालुक्य, एक राष्ट्रकूटा और एक इंपीरियर चोल। ठीक है। तो जब जब हम राष्ट्रकूटा, चालुक्य और इंपीरियर चोल एंड कर लेंगे ना, उसके बाद हमारा अर्ली मिडल चल जाएगा। ठीक है। अर्ली मिडल में वही कि अरब, टर्किश इन्वेडर हमारी कंट्री में आ रहे हैं, वो पढ़ेंगे। और कैसे कैसे फिर दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई, आफ्टर दैट फिर मुगल एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश हुआ, आफ्टर मुगल एम्पायर हाउ ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, वो सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है। तो ये एक तरह से समझ लो एंशिएंट इंडिया का लास्ट पार्ट चल रहा है। ठीक है। तो अर्लियर हमने जब वो पढ़ा था पल्लव वंश, हम पल्लव वंश पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ चीजें रह गई थी। जैसे कि हम एक रूलर के बारे में पढ़ रहे थे, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। तो बेटा नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या उन्होंने बनवाया था, तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने जो बनवाया था वही जो मैंने तुम्हें बताया था कि हाउ गंगा नदी धरती पर कैसे आई, वो पूरी कहानी मैंने बताई थी, कैसे राजा भागीरथ उसे लेकर आए। ठीक है। उससे पहले की कहानी क्या थी ये मैंने बताई थी। तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने वहां पर एक वो बनाया था, मोनोलिथिक रॉक कट आर्ट। रॉक कट, व्हेन हम जब हम ये कहते हैं रॉक कट, इट मीन्स कि पूरी पूरी चट्टान काट करके ये बनाया गया है। तो उन्होंने बनाया था 5 रथ टेम्पल। इसे 5 पांडव टेम्पल भी कहते हैं। 5 पांडव। ठीक है। इसे 5 पांडव मंदिर भी कहते हैं। तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने मोनोलिथिक रॉक कट, रॉक कट मीन्स कि बेटा पूरा पूरा रॉक था, उसको काट करके उसमें स्ट्रक्चरल रिलीफ पेंट स्कल्पचर बनाए हैं, छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं। बट वो मूर्ति ऐसी नहीं है कि इंडिविजुअल है तुम उसमें से निकाल सकते हो, नहीं, वो उसी पे उकेरी हुई है, उसी पे एग्जावेट करके बनाई हुई है। ठीक है। तो रोककट टेम्पल 5 रथ टेम्पल, दैट इज 5 पांडव नाम से वो जाना जाता है। ठीक है। और तुमने देखा भी होगा, इट्स ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और आई हैव सम फोटोज ऑफ इट, इफ यू कैन सी, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि अगर तुम इसे वहां पे देखोगे ना, जाके खुद वहां पे जाके देखोगे तो यू विल फाउंड कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज। पूरी कहानी ममल्लापुरम में, चेन्नई से अराउंड 30 to 35 किलोमीटर दूर है, शोर पर है। जो यहाँ पर तुम देखो छोटी छोटी पिक्चर्स तुमको दिख रही होंगी, और यहाँ पे पूरी कहानी है कि कैसे राजा भागीरथ कह रहे हैं, उन्होंने पहले ब्रह्मा से प्रे किया कि आप गंगा नदी को नीचे ले आइए ताकि जो इनके एंसेस्टर है उनको मोक्ष मिल जाए। ठीक है। फिर वो किससे कहते हैं, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट इज कार्व्ड। और उस टाइम पे जब कोई कोई, अब तो हम कह देते हैं ओ हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सोचो हम अब हमें अब प्राउड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी हैव टेक्नोलॉजी, अब हम कुछ भी बना सकते हैं। हमें प्राउड करने की जरूरत किस चीज पर है, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब ये चीजें बनी हुई है। देखो। ठीक है। पूरी स्टोरी कि कैसे राजा भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर बुलाया है, वो पूरी स्टोरी इसमें है। और जैसे कि तुमको पता था कि गंगा नदी बहुत गुस्से में हो गई थी और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रही पापियों के बीच में। पृथ्वी पे पृथ्वीवासियों को पापी ही कहते हैं, तो पृथ्वीवासी है ही पापी, इसमें कहने में कोई वो नहीं है, मनुष्य हमेशा पापी रहा। तो पृथ्वीवासियों के पास कोई भी आना नहीं चाहता था। वो तो भगवान की मजबूरी बन जाती है जब कि उनको हमारे लिए अवतार लेना पड़ता है। जब जब अति आ जाती है ना, तो हमारे लिए अवतार लेके वो नीचे आते हैं बचाने के लिए कि चलो इनका भला कर ही दें। ठीक है। तो उसमें नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने बेटा मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल बनाया था, जैसे 5 पांडव रथ कहते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक चीज एक ही दिखाया तुमको, वहां पे अलग अलग छोटे छोटे रथ टाइप में बने हुए हैं। ठीक है। और वो 5 है तो इसलिए उनको नाम 5 पांडव का भी दिया हुआ है। इसके साथ साथ
जो इसमें याद रखने वाली बात है, इसके साथ साथ इन्होंने, हाँ, फिर इनके बेटे थे। इनके बेटे का नाम था नरसिम्हा वर्मन सेकंड। इसे एनवी सेकंड लिख लो या फिर राज सिम्हा। राज सिम्हा ने जो मेन चीजें बनवाई है वो है शोर टेम्पल। ये भी ममल्लापुरम में है या महाबलीपुरम में। ये भी ममल्लापुरम में है शोर टेम्पल। और एक इन्होंने बनवाया था बेटा मंदिर, दैट इज कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में। ठीक है, एक मंदिर बेटा मंदिर बेटा एलोरा में भी है, तुम्हें पता है ना। एलोरा में भी है, एलोरा केव जो है औरंगाबाद में, अजंता एलोरा। तो वो कैलाशनाथ मंदिर जो है वो इन्होंने नहीं बनाया, वो हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटाज में, वो कृष्णा वन ने बनाया है। ठीक है, कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया है कैलाशनाथ, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो उस मंदिर के बारे में बहुत सारी खास बातें हैं। और ये बनाया इन्होंने कांचीपुरम में। और इनके राज्य में दंडिन नाम के एक स्कॉलर रहते थे जिनका नाम था दंडन। इन्हीं के शासन में स्कॉलर रहते थे जिनका नाम था दंडिन। चलो फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं, चालुक्यास के बारे में। तो चालुक्यास दो सेक्ट में थे, दो साइड में थे, जैसे कि आप देख सकते हो वेंगी यहाँ पे आंध्रा में। तो जो इस वाले एरिया में थे उनको कहते थे चालुक्यास ऑफ वेंगी, और जो इससे इस वेस्टर्न साइड में थे उनको कहते थे चालुक्यास ऑफ कल्याणी। ठीक है, तो बेटा दो तरह के थे चालुक्यास की किंगडम, चालुक्यास ऑफ वेंगी और चालुक्यास ऑफ कल्याणी। ठीक है, इनका जो फाउंडर था हिज नेम वाज पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट। फाउंडर वाज पुलकेशिन फर्स्ट। और ये जो किंगडम है बेटा वही टाइम पीरियड चल रहा है जिस टाइम पीरियड में हर्षवर्धन जो है वो शासन कर रहे थे। ये उसी के कंटेम्परेरी है सारे। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हर्षवर्धन नॉर्थ में थे, ये लोग उसी समय साउथ में थे। ठीक है, उसी टाइम पीरियड में। ये कंफ्यूज मत होना कि ये बाद में आए या पहले आए, ऐसा नहीं था। जब हर्षवर्धन शासन कर रहे थे ये सभी उन्हीं के कंटेम्परेरी है। ठीक है, चालुक्याज इनका फाउंडर कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट। और इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो तुम देख सकते हो, वातापी, और जिसको आज हम बादामी भी कहते हैं। वातापी या बादामी। तो चालुक्यास की जो कैपिटल थी दैट इज वातापी और बादामी। और जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हो, अगर मैप की बात की जाए तो बेटा देखो, ये आंध्रा वाला रीजन, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा, और थोड़ा सा तमिलनाडु और केरला, ये पूरा इनका राष्ट्र चालुक्यास का शासन यहाँ तक था। ये वाला लिख लिया ना तुम लोग? मिटा दो तो ये वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना है कुछ। कैपिटल याद रखना, चालुक्यास की कैपिटल, एक एक वर्ड के क्वेश्चन आ जाएंगे। कौन थी? वातापी और बादामी। अब बात करते हैं फाउंडर के बाद बेटा, फाउंडर पुलकेशिन फर्स्ट, और फिर बात करते हैं हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर दैट इज पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। और इनके बारे में हमें डिटेल कहाँ से मिलती है? आईहोल
इंस्क्रिप्शन से। आईहोल इंस्क्रिप्शंस में इनके बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। आईहोल इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा हुआ है किस किस से इनके युद्ध हुए थे। ठीक है, तो ही फॉट विद कदम्बा ऑफ बनवासी, गंगा रूलर ऑफ मैसूर। इनकी कदम्बा ऑफ बनवासी के साथ भी फाइटिंग हुई है, उनसे भी ये मतलब जीत गए, इनका बैटल हुआ था। और जो बनवासी के थे रहने वाले, और गंगा ऑफ मैसूर, बेटा मैसूर में, यहाँ पर इस एरिया में इसको मैसूर कहते थे। यहाँ की जो डायनेस्टी थी, मैसूर प्रेजेंट डे कर्नाटका में है, वहां की जो एक डायनेस्टी थी गंगा डायनेस्टी, रीजनल रूलर थे वो। रीजनल मतलब वो अपने लोकल एरिया में ही राजा थे, बाकी ज्यादा बड़ा उनका इन्फ्लुएंस नहीं था। तो वहां को उनको भी हरा करके इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया। ठीक है, और इसमें दुर्विनीत, जो दुर्विनीत था, ही वॉज द रूलर ऑफ गंगा, गंगा रूलर, ही वॉज गंगा रूलर। और जो दुर्विनीत था, इन्होंने अपनी डॉटर पुलकेशिन सेकंड को मैरिज में दी, gave his daughter to marry पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड से मैरिज के लिए इन्होंने, दुर्विनीता ने अपनी बेटी शादी में, मतलब शादी के लिए हाथ दिया था उनका। देखो, इन्होंने मेनली कुछ जो रूलर थे, जैसे कि मैं बताऊं तुमको, कदम्बा ऑफ बनवासी, गंगा ऑफ मैसूर, इनको हरा दिया था। लेकिन जो दुर्विनीता था गंगा रूलर, उन्होंने इनकी ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर ली। जब ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि मतलब ठीक है तुम राजा हो, हमने ये बात मान ली। तो वही चीज मानते हुए दुर्विनेता ने अपनी बेटी पुलकेशिन सेकंड को शादी के लिए, मतलब उनसे अपनी बेटी की शादी करा दी थी। ठीक है, यही अलायंस होते थे अपना राज्य बचाने के लिए अगर करना है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं इन कंटेक्स्ट ऑफ अकबर, तो अकबर वाज अ वेरी, यू कैन से, क्लेवर पर्सन। अकबर जो था बहुत क्लेवर पर्सन था, उसे पता था कि अगर मुझे अपना साम्राज्य चलाना है तो राजपूतों से बना के रखनी पड़ेगी। तो इसलिए जो आमेर की राजकुमारी थी, क्या नाम था उनका? अब तुमको एक और चीज बतानी है, जो जोधाबाई, हम जोधाबाई जोधाबाई करते रहते हैं, जोधाबाई नाम से कोई रानी थी ही नहीं। यस, देयर इज अ नेम हरकाबाई, हरकाबाई उनका नाम था। हरकाबाई आमेर की राजकुमारी थी। जोधाबाई इज थी राजकुमारी, जोधपुर की राजकुमारी को जोधबाई कह देते थे। ठीक है, बट उनकी शादी अकबर से नहीं हुई थी, उनकी शादी जहांगीर से कही जाती है कि जहांगीर से हुई थी। ठीक है, जो हरकाबाई है, जिनको हम जोधा अकबर के नाम से जानते हैं, वो रियल में कोई जोधा नहीं थी, हरखाबाई थी। हरखाबाई की शादी अकबर से हुई थी, और उनके जिनके बेटे थे जहांगीर, सलीम जिनके बेटे थे हैं। वाइफ, अगर मैं टोटल की बात करूँ तो देखो, टोटल तो कोई सिस्टम नहीं होता। मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, ये शायद तुमने सुनी हो, नहीं सुनी हो, फिर भी मैं बता रही हूँ। अगर तुमने तुर्की के एम्पायर के बारे में सुना है, तुर्की के एम्पायर में बाबर जो था, उसकी जो मदर थी वो तैमूर की फैमिली से थी, और जो उसके फादर थे वो तुर्क थे। नहीं, मदर चगतई थी, चगतई तुर्क थी, मदर तुर्क थी, और फादर के जो लीनियज थे वो तैमूर से थे। तैमूर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसने हमारे यहाँ अटैक किया हुआ है। ठीक है, तो अकबर जो बाबर था, हाँ, बाबर के जो, मतलब कह सकते हो कि बाबर में जीन कुछ कुछ तैमूर के भी थे, तैमूर का वंशज है वो, और तैमूर उसके वंशज थे।
और उसके भी है, चगताई तुर्क के। तो जो तुर्की में एक सिस्टम होता है हरम सिस्टम। हरम सिस्टम किसी ने सुना है? व्हाट इज हरम? हरम बेसिकली क्या करते थे, वो लीगली शादी नहीं करते थे। तुर्क में अगर तुम अभी भी ओटोमान एम्पायर की कोई भी सीरीज उठा के देख लो, वहां पे राजा शादी नहीं करता किसी से भी, लीगल वाइफ होती नहीं थी, कॉन्सेप्ट ही नहीं था लीगल वाइफ का। वहां पे हरम होती थी, वहां पे होती कॉन्क्यूबेंस। कॉन्क्यूबेंस क्या होती थी? बेसिकली स्लेव होती थी। स्लेव मतलब गुलाम। उनको पकड़ के ला दिया जाता था, हरम में उन्हें रखा जाता था, ठीक है। और उन कॉन्क्यूबेंस को ही वो रखते थे। उन कॉन्क्यूबेंस में जिसको प्रिंस होता था, बेटा हो जाता था, उसे सुल्ताना का टैग दे दिया जाता था कि ये सुल्तान है। और अगर जिस प्रिंस का बेटा राजकुमार अगला मतलब गद्दी पे बैठने वाला है, उसे कह देते थे हसी की सुल्तान, ठीक है। तो ये होता था, लीगल मैरिज नहीं होती थी। अब इसी में मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। फिर आए सुल्तान सुलेमान। सुल्तान सुलेमान वॉज द वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन तुर्की। सुल्तान सुलेमान की एक बेगम थी, एक रशियन स्लेव, हुर्रम, उनका नाम था अलेक्जेंड्रा। तो अलेक्जेंड्रा ने आकर के पूरी नीति बदल दी। अलेक्जेंड्रा ने कहा सुल्तान सुलेमान से कि तुमको मेरे से शादी करनी पड़ेगी, मतलब निकाह जो लीगल मैरिज होती है मुस्लिम, वो करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ रुकूंगी। तो ये चीज फिर सुल्तान इन्होंने खुर्रम सुल्तान ने आके कुछ चीजें बदली थी कि लीगल मैरिज का कॉन्सेप्ट आया। नहीं तो इनमें तुर्की जो एम्पायर है, जितने भी एम्पायर है, लीगल मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था। सेम ऐसे ही क्या था इनकी उसमें भी था। अब वे भी तो तुर्की थे, अकबर और ये बाबर। तो इनके यहाँ भी बेटा हरम सिस्टम था, वहां पे कॉन्क्यूबेन स्लेव होती थी। स्लेव में से किसी को अगर राजकुमार हो जाता था, उसको सुल्तान का टैग मिल जाता था, लीगल मैरिज नहीं होती थी। लीगल मैरिज कब हुई? अकबर ने फिर शादी की हरकाबाई से। फिर बेटा मैरिज का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आया, कॉन्क्यूबेंट वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया। बट उसके उसके उस कंटेक्स्ट में भी मैं तुमको बताऊंगी। कोई कहता है कि अकबर की 3 बीवियां थी। यस, बीवी बैरम खान की एक बीवी थी। बैरम खान कौन था? वे हम अकबर वाले में पढ़ेंगे, बट अभी छोट में बता देती हूँ। अकबर के पिता के मरने के बाद, हुमायूं के मरने के बाद, जिसने उसको जैसे कहते हैं ना संरक्षक, संरक्षण के तौर पे अकबर को जिसने संभाला था, उसका नाम था बैरम खान। बैरम खान की पत्नी थी, बैरम खान को मरवा दिया था। अकबर के किसी ने कान भर गए थे, तो उसे एग्जीक्यूट करवा दिया था, बाहर भिजवा दिया था। उस रास्ते में किसी ने मार दिया। तो बैरम खान की पत्नी, उनका बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसको तुम जानते हो रहीम के नाम से, जिन्होंने बहुत सारी पोयम लिखी है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, है ना, ये वाला जो दोहा है, रहीम के नाम से तुम उनको जानते हो। तो रहीम की जो, क्योंकि वो रहीम की वो थी, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। बट दिस इज माइट बी ट्रू और नॉट बी ट्रू, ऐसा नहीं पता। बट हाँ, कहते हैं कि 3 बीवियां थी, हरकाबाई, रुकैया बेगम, और ये जो बैरम खान की पत्नी थी सलीमा। बैरम खान की जो पत्नी थी, उन्होंने उसे इसलिए रख लिया था क्योंकि बेटा फिर अब्दुल रहीम खाने खाना को पिता नहीं मिलते, तो इसलिए उन्होंने रखा हुआ था। बट लीगल मैरिज जो हुई थी वो जोधाबाई से, मतलब हरखाबाई से हुई थी, आमेर की जो प्रिंसेस थी। क्यों हुई थी? राजपूतों को अपने उसमें रखने के लिए, कि राजपूतों से अच्छी बना के रखे तो मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा। और तुम्हें याद हो, जब तक राजपूत रहे हैं मुगल्स के साथ, तब तक मुगल सुरक्षित रहे। और जिस दिन औरंगजेब ने राजपूतों के साथ अनबन करनी शुरू कर दी थी, उस दिन ही मुगल एम्पायर ढह गया, ठीक है। और ये रियलिटी है, यही किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही चीजें होती है, मैरिज अलायंस होती है। तो ये याद रखना, दुर्विनेता ने अपनी बेटी उनको शादी में दे दी। भाई वो अपना साम्राज्य उन्हें डिस्ट्रॉय थोड़ी करवाना था, तो उन्होंने बेटी को शादी में दे दिया, ठीक है। और पुलकेशिन के बारे में एक और चीज कही जाती है कि पुलकेशिन है डिफीटेड हर्षवर्धन। पुलकेशिन सेकंड का बैटल हुआ था, एंड पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्षवर्धन, ठीक है। और ये बात वेनसांग या चावांग जो आया था उसने भी बताई थी। ये बात वेनसांग ने भी कंफर्म की है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, क्योंकि वेनसांग हर्षवर्धन के शासन में भी रहा और वो कांची भी आया था कुछ समय के लिए। कांची में तुम्हें पता है कि जब हमने वो पढ़े थे पल्लव, तो वो कांची में भी रहा और वो यहाँ भी आया था, राष्ट्रकूटास की राजधानी में।
अब इसमें बेटा देखो, राष्ट्र चालुक्यास में याद रखने वाली बात है कि प्रेजेंट डे में जो कर्नाटका वाला एरिया है, डेक्कन वाला एरिया है, यहाँ पर ये रूल करते थे। और सर का 543 से 756 के बीच में इनका रोल था, ठीक है, लगभग इतना। फाउंडर पुलकेशिन फर्स्ट ने फाउंड किया था। कैपिटल इनकी वातापी या बादामी थी। पुलकेशिन सेकंड ने आईहोल इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन सेकंड के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने दुर्विनीता गंगा रूलर इनको भी हराया था, और इन दुर्विनीता ने अपनी बेटी की उनसे शादी करा दी थी, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड का एक और अचीवमेंट था कि उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, जो नॉर्थ के रूलर थे हर्षवर्धन, उनको हराया था। ये उनका एक अचीवमेंट था। और इसके साथ साथ तुम्हें याद रखना है कि दो तरह के चालुक्यास थे, लाइक चालुक्या ऑफ कल्याणी और चालुक्यास ऑफ ये वेंगी, ठीक है। चालुक्यास ऑफ कल्याणी, तो चालुक्यास ऑफ वेंगी जो है ये आंध्रा रीजन में थे, ठीक है, ये याद रखना। अब मेनली जो इसमें हमें पढ़ना है वो है हमें इसमें इनके कौन कौन से टेम्पल बनाए बेटा, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल बनाए हैं और वो हमें इनके बारे में पढ़ने हैं। चलो चलो क्या कल कंप्लीट करके उसी के साथ हम बाकी राष्ट्रकूटास भी थोड़े कर लेंगे।